मेरी सेहत तो इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि मैं चहलकदमी करता फिरूं, लेकिन चारपाई का होकर रहना भी मुझे मंजूर नहीं था। कपड़े बदलकर मैं पूनम के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला आया और हम दोनों रिक्शा में बैठकर एक खूबसूरत स्नैक बार में जा पहुंचे। स्नैक बार के रोमांटिक माहौल में बैठे मेरा माजी, हाल और मुस्तकबिल सब कुछ मुख्तलिफ मेजों के गिर्द बैठे नौजवानों के, जो अपनी अपनी पूनम के साथ उस गोशाए आफियत में चले आए थे। सिगरेटों के उठते धुएं के मुरगोलों में कहीं खो गया था। यहाँ सिर्फ मैं था और पूनम के संग की खूबसूरत महक, जिसने मेरे गिर्द हिसार तान कर सारे रंज और कल्फतें भगा दी थी। मेरे पहलू में बरगद की वो ठंडी छाया बैठी थी जिसके दामन में पनाह लेकर दरमांदा काफलों के राह अपनी तृष्णा बुझाते हैं। उसका कर्ब मोहब्बतों का पैगंबर था। वो मोहब्बत की गीता थी जिसके लिए राम ने बिनबास लिया था। उसकी तलाश में सदियों से न जाने कितने तपतारी हिमालय की तराइयों में भटक रहे थे। वो तिब्बत की देवदासियों का हसीन गीत थे जिसे आने वाले मुसाफिरों की याद में गाया जाता था। राजा अंदर के दरबार की वो हसीन मलका सावन की चांदनी बनकर मेरे मन में उतर गई थी। खयाम की इस हसीन रुबाई के साथ बैठकर पी जाने वाली काफ़ी जाम हयात बन जाती थी। वक्त का एहसास मिट जाता था और घड़ियों की गर्दिश रुक जाती थी। बहुत वक्त हो गया, घर भी जाना है, माताजी परेशान ना हो। मैंने उन्हें कॉलेज से सीधे घर आने को कहा था। बिल आखिर वो मुझे मरती मारती दुनिया में वापस ले आई। हम दोनों उठे बस अड्डे तक। मैं उसे रिक्शे में छोड़ आया। मैंने उसे बेनती की थी वो घर में किसी को मेरी हालत से आगाह न करे। फिर पूनम अपनी खुशबुएं हमरा लिए रायकोट चली गई और मैं उसी रिक्शा में प्रकाश के पास आ गया। प्रकाश और सदरचना मीना बाजार से वापस आ चुके थे और मेरे ही मुंतजिर थे। दोनों ऊपर कमरे में बैठे एक दूसरे को दादे इश्क दे रहे थे। आपका तो श्रीमान जी सीधा सा इलाज है। मैंने तो झक्की मारी। प्रकाश ने मेज पर रखी जूं की तूं दवाइयों पर नजर डालते हुए कहा, क्या महाराज जी? मैंने मुअद्दब लहजे में पूछा। पूनम दीदी बजाय उसके सदरचना ने कहा और हम तीनों कहका मारकर हंस दिए। दोनों थोड़ी देर तक मुझसे बातें करते रहे। फिर प्रकाश उसे छोड़ने चला गया। 3-4 रोज तक मैंने सिर्फ आराम किया। रोजाना पूनम और सदरचना आ जाती और हम दोनों प्रकाश अपनी अपनी दुनियाओं में खोए रहते। मेजर भास्कर के कत्ल के मुतल्लिक हमारी स्कीम कामयाब रही और तफ्तीशी अफसरान को यकीन की हद तक इस बात का गुमान गुजरने लगा कि जरूर इस सवामी के बच्चे का मेजर भास्कर के कत्ल में कोई हाथ है। अपने मकामी दोस्तों की मदद से हमने ऐसा जाल फैलाया कि जिससे भारतीय सिक्योरिटी के हाथ ऐसे शवाहिद आ गए जिनकी रोह से ये बात साबित हो गई कि स्वामी दयानंद का बाअसर स्मगलरों के साथ जरूर कोई खुफिया राब्ता है। उसके अलावा ऐसे हालात पैदा हो गए कि उन्हें स्वामी दयानंद और मेजर भास्कर के दरमियान लड़कियों के मामले में चलने वाली खुफिया रकाबत का इल्म हो जाए। जब ये बातें आला अफसरान के कानों तक पहुंची तो उन्होंने फौरी इकदाम के तौर पर अपना दस्ते शफकत महाराज के सर पर से उठा दिया। स्वामी हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्यों और कैसे हो गया। हमारी प्लानिंग दरअसल इतनी बेदाग थी और मंसूबाबंदी इतनी शानदार कि दूर दूर की कौड़ी लाने वाले मुखबर भी पहुंच के रह गए और हालात का इल्म भगवान को उस वक्त हुआ जब वो हाथ से निकल गए। सिक्योरिटी वालों ने उसे वार्निंग दिए बगैर उससे रब्ता खत्म कर दिया और महाराज दयानंद स्वामी जख्मी नाग की तरह सर पटकता रह गया। खेल अब सही मैनों में दिलचस्प हो गया था। भारतीय इंटेलिजेंस और स्वामी दयानंद के आपस में उलझ जाने का मतलब ये था कि मैदान हमारे लिए काफी हद तक साफ है। मेरी जिम्मेदारियां भी साथ ही बढ़ गईं। अब मुझे अपनी तमाम तर ज़हनी सलाहियतें बरकरार लाकर 2 महाजों को बैक वक्त संभालना था। एक तरफ तो मुझे ऐसे हालात पैदा करते रहना था कि भारतीय काउंटर इंटेलिजेंस स्वामी दयानंद के खुफिया मामलात और मेजर भास्कर के कत्ल में उलझी रहे। दूसरी तरफ उस इलाके में काम करने वाले एजेंटों की रहनुमाई और मुमकिन हद तक हिफाजत भी मेरे जिम्मे आन पड़ी थी। मेरा ज्यादा वक्त लुधियाना के गिरदोनवा और रायकोट वगैरह में ही गुजरता था। अपने जख्मी होने के करीबन 15-20 रोज बाद मैं राजकुमार से मिलने उसके मेस पहुंच गया।
क्योंकि उसकी पुरखलूस और पुरअसरार दावत मुझे अच्छी तरह याद थी और ऐसे दोस्तों की तो हमें अक्सर ज़रूरत रहा करती थी। हवाई अड्डे के नज़दीक मैं काफ़ी देर बाद भटका था, क्योंकि इस असना में पै दर पै ऐसे वाक़यात पेश आ चुके थे जिन्होंने मेरी आमदोरफ्त उस तरह खासी कम कर दी थी। मैं जानबूझकर औकात कार में हवाई अड्डे पर पहुंचा। गार्ड रूम पर मैंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार का नाम बमह ट्रेड लिखवाया और मुलाकाती के खाने में दोस्त की बजाय रिश्तेदार का अंदराज करवा दिया। चंद सेकंड बाद ही गार्ड रूम के फोन पर उससे मेरा राब्ता हो चुका था। इत्तेफाक से वो अपने ऑफिस में ही मौजूद था। उसने मुझे बुलाया नहीं था, शायद उसीलिए मुझे अपने नाम के साथ अपना तारुफ नहीं करवाना पड़ा। मेरा नाम सुनते ही उसकी बाछें खिल गईं। ओह थैंक यू सर, उसने फोन पर ही मेरी आमद पर मेरा मशकूर होना शुरू कर दिया। अरे अरे ये क्या, इतनी दूर से शुक्रिया वसूल होने से रहा। ओह सॉरी, अच्छा मैं उर्दुली भेज रहा हूँ। ओके। मैंने अगली बात सुने बगैर फोन बंद कर दिया और गार्ड रूम के एक कोने में सलीके से सजाए एक सोफे में धंस कर उसके उर्दुली का मुंतज़िर हो गया। उसका ऑफिस यहाँ से 2-3 फरलांग दूर था, क्योंकि मुझे लेने के लिए उसने एक जीप भेजी थी। जीप से एक सिख कारपोरल उतर कर अंदर आया। उसने मेरा नाम पुकार कर मेरी बाबत दरियाफ्त किया और थोड़ी देर के बाद मैं एयरबेस के रनवे के नज़दीक सफ़र करता हुआ उस ब्रांच की तरफ जा रहा था जहां मेरा कज़न फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार ऑन ड्यूटी था। जीप उसके ऑफिस से, जो हवाई अड्डे के एक कोने में बना हुआ था, कुछ फासले पर जाकर रुक गई। अपने दफ्तर के बाहर वो मेरा मुंतजिर था। मुझे देखते ही वो मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और हेलो का नारा लगाते हुए मुझसे बगलगीर हो गया। मैंने भी उसे कुछ कम गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया था। कैसे भूल पड़े इस तरफ शरेमान जी, उसने दफ्तर में एक कुर्सी पर मुझे बैठने को कहते हुए बेतकल्फी से पूछा। इस तरफ भूलकर कौन आ सकता है, गार्ड रूम वाले घुसने देंगे क्या? मेरी बात पर उसने कहका लगाकर दाद दी। मैं तो समझा था आप लोग शायद मुझसे नाराज हो गए हैं। वो क्या नाम था उन श्रीमती जी का? पूनम। हाँ हाँ, वो देवी जी जो 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 तो शायद बुरा मान गई थी। भला पूनम के हवाले के बगैर हमारी दोस्ती ही क्या थी? अरे नहीं महाराज, ऐसी भी क्या बात, बस औरतें जरा ऐसी ही होती हैं। हम दोनों ने खामखा दान निकाल दिए। राजकुमार ने अपने उर्दुली को कैंटीन से चाय लाने का हुक्म दे दिया और दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो ऐसी खूबसूरत लड़की आपकी पत्नी बनने वाली है। थैंक यू, सिवाय उसके और मैं क्या कह सकता था। बमुश्किल मैंने गुफ्तगू का रुख बदला, वरना उसके तो दिलो दिमाग पर पूनम ही छाई हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे मतलब की बात की तरफ ले आया, लेकिन इतनी मासूमियत से कि उसे बज़ाहिर यही एहसास हो रहा था कि वो मेरे इस्तफसार किए बगैर सब कुछ बोलता चला जा रहा था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार का ताल्लुक ग्राउंड स्टाफ से था और वो टेक्निकल स्टाफ का ऑफिसर था, जिसके ज़िम्मे जहाज़ों की देखभाल और मुरम्मत वगैरह के फ़राइज़ होते हैं। इसलिए उसका ऑफिस भी रनवे से कुछ फासले पर एक वर्कशॉप के कोने में बना हुआ था। इस वर्कशॉप में अमूमन जहाज़ों को परवाज से पहले या परवाज के बाद चेकिंग वगैरह के मराहिल से गुजारने के लिए लाया जाता था। मैं कमाल सादगी से राजकुमार के मुंह से जहाज़ों की मुख्तलिफ खसूसियात उगलवा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुमकिन हमले के पेश नज़र अड्डे के दिफाई इंतजामात, मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी और अपने फाइटर्स की कुव्वत हमला और कुव्वत दिफा से मुझे आगाह करना शुरू कर दिया। करीबन 1-1.5 घंटे के बाद वो मेरे बढ़ते हुए इश्तियाक के पेश नज़र मुझे अपनी वर्कशॉप में अपने हमरा ले जा रहा था। उसने इतनी तफसील से मुझे सब कुछ समझा दिया था कि मेरी जगह कोई मुब्तदी भी होता तो भारतीय एयरफोर्स के किसी मुकाबले के इम्तिहान में ज़रूर बैठ जाता। वर्कशॉप क्या थी? अच्छी खासी ग्राउंड ही कह लीजिए, जिस पर लोहे की चादरों के शेड डालकर उन पर खाकी और सबज रंग करके उन्हें कैमोफ्लेज किया गया था। हवाई अड्डे में प्लेटफार्म का जदीद निज़ाम कार फरमा था और रनवे से अपने टैक्सी ट्रैक पर सफ़र करता हुआ एयरक्राफ्ट मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर चंद मिनट के अंदर अपने मखसूस हैंगर में पहुंच जाता था, जिसके बाद मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों एयरमैन उसके मुख्तलिफ हिस्सों से चमट कर अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाते थे। करीबन आधे घंटे तक मैंने राजकुमार के साथ घूम फिर कर वर्कशॉप का गहरी नज़रों से जायज़ा लिया।
इस असना में सिवाय उसके कि मैं खुद एयरक्राफ्ट में दाखिल नहीं हुआ, शायद ही कोई ऐसा मरहला रह गया था जिससे मैं न गुजर सका। बसा औकात तो मुझे खुद पर रिश्क आने लगता था, लेकिन फिर मेरा पुरतशक्कुर दिल बारगाह एज़वी में झुक जाता, जिसकी लामहदूद करम फरमाइयों के तफैल मेरे रास्ते की तमाम मुश्किलात एक एक करके हट जाती थीं, और बज़ाहिर मुश्किल बल्कि एक हद तक नामुमकिन काम मेरे लिए आसान और मुमकिन बन जाता था। राजकुमार ड्यूटी से ऑफ होकर मुझे साथ लिए मेस में चला आया, जहां दोपहर का खाना मैंने उसके साथ खाया और अगले 3-4 रोज के बाद उससे क्लब में मिलने का वादा करके वापस आ गया। वापसी पर मैं सीधा रायकोट ही चला आया था, क्योंकि अगले रोज छुट्टी थी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।